कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एमनोरिया के बारे में बात करेंगे। एमनोरिया क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, साइन एंड सिम्टम क्या है, कैसे उसको डायग्नोस करा जाता है एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन कौन सी मेडिसिन्स के साथ एमनोरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर हम एमनोरिया के बारे में बात करें तो एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड और नो पीरियड इन वुमेन्स और फीमेल्स। मतलब जो वुमेन्स को हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो उनको पीरियड्स आते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर नो पीरियड मतलब उनको बिल्कुल भी पीरियड नहीं आते। एंड ये जो कंडीशन है ये फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज में होती है। जो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स की होती है मतलब उनके लाइफ के फर्स्ट पीरियड से लेके मीनोपोज तक, मतलब जब नेचुरली पीरियड आने बंद नहीं हो जाते, इसके बीच की जो एज होती है इसको हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। एंड इसी एज में मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं। एंड जब इस एज में लंबे समय तक मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते उसको एमनोरिया बोला जाता है। अब एमनोरिया होने के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं। जैसे अगर प्रेगनेंसी हो गई है उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। अगर फीमेल को, लेडी को मीनोपोज की प्रॉब्लम आ गई है, मतलब उसके 40-50 की एज में नेचुरली पीरियड आने बंद हो गए हैं, तो तब भी एमनोरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जब बच्चा छोटा होता है, जो फीमेल छोटी होती है 11 साल से पहले की होती है, तब भी पीरियड नहीं आते उनको। जो फर्स्ट, जिसको आप फर्स्ट मेनार्की बोलते हो, मतलब फर्स्ट जो पीरियड आते हैं उससे पहले उनको 11 साल से पहले पीरियड नहीं आते। इसके अलावा अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह का एमनोरिया होता है, प्राइमरी एमनोरिया एंड सेकेंडरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में जो फीमेल्स के, गर्ल के जो पहला पीरियड होता है, मतलब उसकी लाइफ के जो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वही नहीं आते। एंड ये एक बर्थ डिफेक्ट है। इस कंडीशन में मेनली जो यूटेरस है वो एब्सेंट होती है। एंड इस प्राइमरी एमनोरिया को नोट मेनार्की की स्टेज भी बोला जाता है, मतलब पहले पीरियड ही नहीं आए। एंड जो सेकेंडरी पीरियड होते हैं ये उनको, मतलब पहले उनको पीरियड आ रहे थे लेकिन पीरियड चलते चलते अचानक ही रुक के, इसको हम सेकेंडरी एमनोरिया बोलते हैं। एंड ये मेनली हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इस कंडीशन में 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें, नंबर 1 नेचुरल एमनोरिया। इसका जो कॉज है नेचुरल एमनोरिया, इसमें जैसा मैंने आपको बताया, अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी, ब्रेस्ट फीडिंग होगी या फिर मीनोपोज उसको हो गया होगा, तब पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जब फीमेल लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोला जाता है, जब लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करा जाता है, कई बार वो साइड इफ़ेक्ट दे देती हैं, तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल पीरियड हैं जो वो रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, एमनोरिया की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा जब मेडिसिन्स का लंबे समय तक कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करा जाता है उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी एमनोरिया हो जाता है। जैसे अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो अगर कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही हैं, एलर्जिक मेडिसिन चल रही हैं, जब उनका लंबे समय तक कंज्यूम करा जाता है उनकी वजह से भी कई बार फीमेल्स के केसेस में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उनको एमनोरिया की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी एमनोरिया का कारण बन सकते हैं, जैसे बॉडी फैट, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होना, बॉडी फैट बहुत ज़्यादा कम होना, ईटिंग डिसऑर्डर होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना, एक्सेसिव एक्सरसाइज, मतलब इतना न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना, योगा बहुत ज़्यादा करना। इसके अलावा स्ट्रेस, मतलब लंबे समय तक स्ट्रेस लेते रहना, वो भी एमनोरिया का कारण बन सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से, पीसीओएस की वजह से, या फिर थायराइड माल फंक्शन हो चुका है, इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एमनोरिया की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा प्री मैच्योर मेनोपॉज भी एमनोरिया के कारण बन सकता है। लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एमनोरिया का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो वजाइना है उसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जब आ जाती हैं तो वो भी एमनोरिया का एक कारण बन सकता है। अगर हम एमनोरिया के साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम इसकी डेफिनेशन से ही निकल जाता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड हैं जो वो एब्सेंट हो जाएंगे, या फिर नो पीरियड, मतलब कि पीरियड आएंगे ही नहीं लंबे समय तक। इसके अलावा जो निप्पल्स है वहाँ से मिल्की डिस्चार्ज निकलेगा, हेयर लॉस की प्रॉब्लम आएगी, हेडेक की प्रॉब्लम आएगी, विज़न में चेंजेस आएंगे, फेशियल हेयर हैं वो एक्सेसिव ग्रोथ होगी उसकी, पेल्विक पेन होगी, एक्ने की प्रॉब्लम होगी,
एंड वजाइना है, जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी। ये इसके मेजर साइन एंड सिम्टम हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब हिस्ट्री देखी जाती है पेशेंट को, उसको यूटीआई तो नहीं है, उसको जो कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी की सारी कंडीशन पेशेंट की देखी जाती हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिन करा जाता है, जो मैंने आपको साइन एंड सिम्टम बताए हैं सारे, जैसे निप्पल से मिल्क तो नहीं आ रहा, फेशियल हेयर बढ़ रहे हैं लेकिन जो सिर के बाल हैं वो लॉस हो रहे हैं, वो सारी फिजिकल जो साइन एंड सिम्टम हैं वो देखे जाते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है, जिससे देखा जाता है कि एमनोरिया की कंडीशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आते, आप सभी को पता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, मेनली हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। अल्ट्रा सोनोग्राफी करवाई जाती है। इसके अलावा जो अल्ट्रा सोनोग्राफी करवाई जाती है पेल्विस एरिया की, ताकि जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसके बारे में पता लगाया जा सके। CT स्कैन या फिर MRI करवाई जाती है हाइपोथैलेमस की, ताकि पता चल सके कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। इसके अलावा बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, प्रोलैक्टिन टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया करवाया जाता है, एंड इसके अलावा हिस्टेरोस्कोपी करवाई जाती है। ये सारे के सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे डायग्नोज हो जाता है कि फ़ीमेल को एमनोरिया की कंडीशन क्यों है, इसे रीज़न पता चल जाता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में जो डायग्नोज करके जो भी रीज़न आते हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले डोपामिन एगोनिस्ट की बात करते हैं। सो डोपामिन एगोनिस्ट जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन 2.5 mg की टैबलेट एंड परगोलाइड, ये दोनों टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। एंड डोपामिन एगोनिस्ट का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है कि अगर डायग्नोसिस में जो प्रोलैक्टिन है उसके लेवल बहुत ज़्यादा आए हैं, जिसको हाइपर प्रोलैक्टीमिया बोला जाता है, अगर वो कंडीशन है तो देन डोपामिन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, जिसका ब्रांड नेम पर्लोडोल है शायद, उसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड इसके अलावा परगोलाइड का इस्तेमाल करा जाता है, परमैक्स उसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन का इस्तेमाल करा जाता है। अगर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है तो उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी इस्तेमाल करा जाता है। अगर PCOS की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से एमनोरिया की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड प्लेन मेटफॉर्मिन इसमें इस्तेमाल करी जाती है, और कोई भी एंटीडायबिटिक मेडिसिन इसके साथ नहीं ली जाती। प्लेन मेटफॉर्मिन अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ओवरल जी आती है मार्केट में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का तब इस्तेमाल करा जाता है अगर नो विश टू प्रेग्नेंट, मतलब अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करा जाता है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर नो विड्रॉल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करने से पहले 2 मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, जिसमें जो नंबर 1 मेडिसिन है वो है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट। ये 5 या फिर 10 mg की टैबलेट आती है। ये पेशेंट को 10 दिन तक कंटिन्यू करी जाती है, या फिर मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। अगर नो विड्रॉल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, नो विड्रॉल ब्लीडिंग है अगर, तब ये कॉन्ट्रासेप्टिव से पहले देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है वो प्राइमोलूट N मार्केट में आती है, 5 mg की टैबलेट होती है, जिसमें नॉरएथिस्टेरोन होता है। वो 7 डेज़ तक पेशेंट को दिन में 2 बार दी जाती है। ये नॉरएथिस्टेरोन की होती है, 5 mg इसमें होती है, तो ये 7 डेज़ तक पेशेंट को दी जाती है दिन में 2 बार। इसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से पेशेंट को एमनोरिया की प्रॉब्लम है तो तब लिवोथायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड अगर हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से पेशेंट को एमनोरिया की प्रॉब्लम है तो तब मेथिमाजोल आती है मार्केट में। तो ये थायराइड की अगर प्रॉब्लम होती है तो इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करा जाता है। सो ये सारी की सारी मेजर मेडिसिन की जिसके साथ एमनोरिया का ट्रीटमेंट करा जाता है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो एमनोरिया के ऊपर, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपकी सारी क्वेरी
जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर होंगे। ऐसी और प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।